हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीपीसी के पार्ट फर्स्ट को कंटिन्यू करेंगे और प्लेस ऑफ सुइंग के प्रोविजंस को कवर करेंगे, जो कि सेक्शन 15 से 21A तक है। इससे पहले प्रीवियस की वीडियो में मैंने पार्ट फर्स्ट का जुरिसडिक्शन और रेस जुडिकाटा वाले प्रोविजंस को कवर किया है। अगर आप वो वाले प्रोविजंस पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रीवियस की वीडियो से कवर कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या कहता है? कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड। तो सूट जो है वो कौन से कोर्ट में इंस्टीट्यूट होंगे, ठीक है, ये बोलता है सेक्शन 15। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। तो सेक्शन 15 क्या कह रहा है कि हर सूट जो है वो कहाँ इंस्टीट्यूट होना चाहिए? कोर्ट ऑफ द लोवेस्ट ग्रेड जो कि कॉम्पिटेंट है उसको ट्राई करने के लिए। मतलब कि हर एक सूट जो है वो कहाँ होना चाहिए? सबसे निचली अदालत के अंदर जो है इंस्टीट्यूट होना चाहिए। सेक्शन 15 ये कहता है। गोपाल वर्सेस शमराव AIR 1941। द रूल लेट डाउन इन द सेक्शन इज अ रूल ऑफ प्रोसीजर एंड डज नॉट affect the jurisdiction of the court. Hence, a decree passed by a court of a higher grade cannot be said to be without jurisdiction. It is merely an irregularity and decree passed by the court is not a nullity. तो ये केस क्या कहता है कि ये एक रूल ऑफ प्रोसीजर है। इसमें ये बताया गया है कि अगर कभी भी कोई सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो तो आप हमेशा उसको निचली अदालत में ही इंस्टीट्यूट करो। लेकिन अगर आप उसको हायर ग्रेड में कर भी देते हो, हायर अपर कोर्ट में कर भी देते हो और वहाँ से कोई जजमेंट आ भी जाए तो उस जजमेंट को जो है हम नल एंड वॉइड नहीं मानते हैं, उसको हम क्या मानते हैं? इर्रेगुलर मानते हैं। क्लियर? अब सेक्शन 15 को हम एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं, जिससे ये सारा कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में सेक्शन 15 कहना क्या चाह रहा है। तो ए और बी जो है उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है गुड्स की डिलीवरी को लेके, लेकिन जो है बी जो है ए को गुड्स डिलीवर नहीं कर पाता है स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, और इसी कारण से जो है यहाँ पे क्या हो जाता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, अब ए जो है वो क्या करता है? डैमेजेस क्लेम करता है बी से, और डैमेजेस जो है वो 10,000 तक का क्लेम करने जाता है। अब ये जो 10,000 का डैमेज ये क्लेम कर रहा है ना ए, अब यहाँ पे ये 10,000 के लिए दो कोर्ट के पास इसका जुरिसडिक्शन है। ठीक है, एक तो है सिटी सिविल कोर्ट के पास, ठीक है, और एक है अपना स्मॉल कॉज कोर्ट के पास। ठीक है, हम एक अजम्पशन ले रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं जिससे कि अपन को चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एक जुरिसडिक्शन तो है सिटी सिविल के पास और एक है स्मॉल कोर्ट। हम जुरिसडिक्शन किसकी बात कर रहे हैं? पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सम के बेसिस पे ही तो हम इंस्टीट्यूट करते हैं बहुत बार, है ना, कि कितना अमाउंट अपन को क्लेम करना है तो हम उस कोर्ट के अंदर जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जो है दो कोर्ट के पास इसका जुरिसडिक्शन है। ठीक है, सिटी सिविल कोर्ट और स्मॉल कॉज कोर्ट। अब है ना, ये जो है ना ए, ये दोनों में से किसी भी कोर्ट के अंदर जो है इस सूट को क्या कर सकता है? इंस्टीट्यूट कर सकता है बी के अगेंस्ट। ठीक है, लेकिन एज पर सेक्शन 15 के रूल के अकॉर्डिंग ए जो है वो कहाँ इंस्टीट्यूट करेगा सूट? इस वाले के अंदर, स्मॉल कॉज के कोर्ट के अंदर। ये निचली अदालत, ये लोवेस्ट ग्रेड का कोर्ट है ना, तो ये जो है ये सूट जो है वो कहाँ इंस्टीट्यूट होना चाहिए? एज पर सेक्शन 15 लोवेस्ट ग्रेड कोर्ट के अंदर होना चाहिए, मतलब कि स्मॉल कॉज कोर्ट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, सेक्शन 15 ये कहता है। अगर ए मान लो इस वाले कोर्ट के अंदर सूट इंस्टीट्यूट कर भी देता है और ये कोर्ट जो है इसकी ट्रायल भी कर लेता है, डिसीजन भी दे देता है, तो उस डिसीजन को हम नल एंड वॉइड नहीं मानेंगे, उस डिसीजन को हम सिर्फ क्या मानेंगे? इरेगुलर डिसीजन मानेंगे। ठीक है, ये इरेगुलरिटी जो है ना वो हम अभी सेक्शन 99 पढ़ेंगे आगे, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं जिनको हम इरेगुलर मानते हैं, बहुत सारे डिसीजंस और जजमेंट्स। तो जब हम उनको वहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इरेगुलर कैसे होते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ इतना याद रख लो कि अगर हायर ग्रेड वाला कोर्ट अगर कोई जजमेंट दे भी देता है तो उसको हम नल नहीं मानेंगे, उसको हम सिर्फ क्या मानेंगे? इरेगुलर मानेंगे। क्लियर? एक ऑब्जेक्ट क्या है सेक्शन 15 के पीछे? ऑब्जेक्ट ये है कि जितने भी ये हायर ग्रेड कोर्ट जो होते हैं ना उनके ऊपर क्या हो, ज़्यादा बर्डन नहीं हो। सब लोग क्या करेंगे? अब जैसे ए के पास ऑप्शन है तो ए क्या कर रहा है? यहाँ पे ऊपर वाले कोर्ट में जा रहा है, नीचे वाले कोर्ट में नहीं जा रहा, तो सब लोग क्या करेंगे? अपर ग्रेड वाले कोर्ट में ही जो क्या है केस फाइल करेंगे। ठीक है, तो इससे कितना ज़्यादा बर्डन हो जाता है कोर्ट के ऊपर। तो इस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए जो है ये रूल बोला गया है कि आप जब भी सूट इंस्टीट्यूट करो तो आप हमेशा ये ट्राई करो कि आप उसको क्या करोगे? लोवेस्ट ग्रेड वाले कोर्ट के अंदर इंस्टीट्यूट करोगे। क्लियर हो गया सेक्शन 15?
नाउ सेक्शन 16 सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट। तो सेक्शन 16 कहता है कि सूट वहीं इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है। ठीक है, एक चीज़ और, पहले इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और क्लियर करनी है कि सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 18 तक जो है ना, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 16 से 18 तक के जितने भी प्रोविजन है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं। सब्जेक्ट टू द पिक्यूनरी और अदर लिमिटेशन प्रिस्क्राइब बाय एनी लॉ सूट्स। अब देखते हैं कि कौन कौन से सूट्स जो हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे बात की है कि वो वही इंस्टीट्यूट होंगे जहाँ पे कि वो सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है। ए, फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी की बात है, जो कि विद रेंट भी हो सकती है, विदाउट रेंट भी हो सकती है, या फिर उनके प्रॉफिट से रिलेटेड चीज़ भी हो सकती है, तो वो कहाँ इंस्टीट्यूट होगा, जहाँ पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट है, वो सूट वहीं पर इंस्टीट्यूट होगा। अदरवाइज और कहीं पर भी उस सूट को आप इंस्टीट्यूट नहीं करा सकते। बी, फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्टीशन कराना है ना आपको, तो आप वहीं पर ही उस सूट को इंस्टीट्यूट कराओगे जिस जगह पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, अभी सिचुएटेड है। क्लियर। सी, फॉर foreclosure सेल और रिडेम्पशन इन द केस ऑफ ए मॉर्टगेज और ऑफ चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी। या फिर मॉर्टगेज की बात है जिसमें कि हम फोरक्लोजर कराना चाहते हैं, उसका सेल या फिर उसको रिडीम कराना चाह रहे हैं, या फिर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज है। ठीक है, तो उस केस में आप कहाँ पे लाओगे सूट, जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जहाँ पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, सिचुएटेड है, आप वहीं पर ही उस सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। और द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट टू और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आपका कोई इंटरेस्ट है या फिर आप कोई राइट चाह रहे हो उस प्रॉपर्टी के अंदर, तो आप उसके लिए सूट कहाँ पे फाइल करोगे, जहाँ पे वो प्रॉपर्टी जो है अभी प्रेजेंट मोमेंट पे है। क्लियर। नेक्स्ट, ई, फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी के साथ कोई रॉन्ग हो गया, आपको अब कंपनसेशन चाहिए उसके लिए, तो आप कहाँ सूट इंस्टीट्यूट करोगे, जहाँ पे वो प्रॉपर्टी है। एफ, फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट। ठीक है, मतलब कि अगर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को क्या कर लेते हैं, सीज या अटैच कर लेते हैं, जैसे गुड्स वगैरह है, ठीक है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट और सीजर कर रहे हैं, उस टाइम जो है मूवेबल प्रॉपर्टी का भी कर लेते हैं। ठीक है, अब उसकी रिकवरी के लिए जो है सूट इंस्टीट्यूट करना है, तो कहाँ करेंगे, जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। जिस कोर्ट की लोकल लिमिट के जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी आ रही है, सूट हम उसी जुरिस्डिक्शन में फाइल करेंगे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, इसका प्रोविजो देखते हैं, ये प्रोविजो इंपॉर्टेंट है। इसका प्रोवाइडेड कहता है दैट इज सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी held by or on behalf of the defendant where the relief sought can be entirely obtained through his personal obedience be instituted either in the court within the local limits of whose jurisdiction the property is situate or in the court within the local limits of whose jurisdiction the defendant actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain। तो सेक्शन 16 में हमने क्या पढ़ा था अभी, जब भी हमारा सब्जेक्ट मैटर जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो हमको सूट कहाँ फाइल करना है, जहाँ पर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है ना। लेकिन इसका प्रोविजो जो है एक एक्सेप्शन दे रहा है, ये कह रहा है कि जब भी आप जो है रिलीफ क्लेम करने जा रहे हो, और रिलीफ कैसा है कि आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ जो है रॉन्ग कमिट हुआ है, अब आपको उसके रिगार्डिंग में क्या चाहिए, कंपनसेशन चाहिए। ठीक है, अब वो रॉन्ग जो है वो किसने कमिट किया है, डिफेंडेंट ने किया है। और जो रिलीफ आप जो कोर्ट से मांगने जा रहे हो ना, रिलीफ जिसके लिए आपने सूट फाइल किया और आप चाहते हो कि अब मुझे कंपनसेशन मिले, और वो रिलीफ कब मिल सकता है आपको, जबकि वो डिफेंडेंट जो है पर्सनली उस कोर्ट के डिसीजन को ओबे करेगा। ठीक है, कोर्ट जो बोलेगा वो उसको मानेगा, तो ही हमें रिलीफ मिलने वाली है ना। तो इस केस में हम सूट दो जगह पे फाइल कर सकते हैं। दो जगह पे कहाँ पे करेंगे, पहला तो जहाँ पे कि प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, और सेकंड हम कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे कि डिफेंडेंट अभी रह रहा है, या फिर जो है वो कहीं पर काम धंधा करता है ना, इसे दूसरी जगह जाके, मतलब उसकी एक्चुअल सिटी तो कहीं और होती है, लेकिन वो काम के पर्पज से रहता कहीं और है। ठीक है, तो वहाँ पे हम सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो जगह पे हम सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं इस केस में। क्लियर हो गया। नाउ एक्सप्लेनेशन, इन दिस सेक्शन प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, कि वही प्रॉपर्टी का मतलब क्या, जो प्रॉपर्टी जो है अपने भारत के अंदर सिचुएटेड है, प्रॉपर्टी से मतलब वही है।
Now the next section, section 17, suits for immovable property situate within jurisdiction of different courts. अभी तक हमने सेक्शन 16 के अंदर क्या पढ़ा कि जहाँ पे सिचुएटेड है हम वहीं पे ही सूट फाइल करेंगे, लेकिन अब कंफ्यूजन हो गया ना कि अगर प्रॉपर्टी दो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आ रही है तो बताओ कौन से कोर्ट में हम फाइल करेंगे। यहाँ पे तो कंफ्यूजन हो गया, वहाँ तो कह रहा है कि जिसके जुरिस्डिक्शन में है सिर्फ वहीं फाइल करनी है। तो अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सेक्शन 17 है जो 16 का एक्सटेंशन है। सेक्शन 17 क्या कहता है, वेयर ए सूट इज टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन द jurisdiction of different courts, the suit may be instituted in any court within the local limits of whose jurisdiction any portion of the property is situate, provided that in respect of the value of the subject matter of the suit, the entire claim is cognizable by such court. तो एज पर सेक्शन 17 अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो दो डिफरेंट कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है, ठीक है ना, तो हम दोनों में से किसी भी कोर्ट के अंदर जो है सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। सेक्शन 17 ये कह रहा है, मतलब इसने कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया कि आपकी प्रॉपर्टी का पोर्शन जो है मतलब आपकी प्रॉपर्टी जो है उसका एक पोर्शन डिफरेंट जुरिस्डिक्शन में है और एक पोर्शन डिफरेंट जुरिस्डिक्शन में। अब कन्फ्यूजन हो गया हम कौन से वाले में करें, तो आप दोनों में से किसी में भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों में से आप किसी एक कोर्ट के अंदर जो है सूट को इंस्टीट्यूट कर सकते हो। लेकिन इसका प्रोविजो क्या कह रहा है, इसमें एक कंडीशन है कि आप जिस भी कोर्ट में कर रहे हो ना, जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, वो कोर्ट जो है वो क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए उस केस का कॉग्निजेंस करने के लिए, ठीक है, उस सूट को लेने के लिए कोर्ट क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है, कोर्ट की कॉम्पिटेंसी जरूरी है उस सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया, आप कर तो सकते हो लेकिन कोर्ट भी क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। Now next section, section 18, place of institution of suit where local limits of jurisdiction of courts are uncertain. अगर लोकल लिमिट्स ऑफ कोर्ट अनसर्टेन है तो उस केस में क्या होगा, वेयर इट इज एलिज टू बी अनसर्टेन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ विच ऑफ टू और मोर कोर्ट्स एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएट एंड वन ऑफ दोज कोर्ट्स में इफ satisfied that there is ground for the alleged uncertainty, record a statement to that effect and thereupon proceed to entertain and dispose of any suit relating to that property, and its decree in the suit shall have the same effect as if the property were situate within the local limits of its jurisdiction. तो एज पर सेक्शन 18 अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो टू और मोर कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में आ रही है और वहाँ पे ये अलीज किया जाता है कि ये अनसर्टेन है, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, अगर कोर्ट जो है क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ यहाँ पे ग्राउंड है अनसर्टेनिटी के, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा, इस अपने स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर लेगा और मैटर को जो है वो क्या करेगा, प्रोसीड कर लेगा और सेम वे में उसका डिस्पोजल करेगा और उसकी जो डिक्री आएगी ना उसका इफेक्ट भी सेम होगा जैसे कि ऑर्डिनरी सूट के अंदर आती है, और ये माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी जो थी वो क्या थी, सिचुएटेड थी विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन। क्लियर हो गया, अनसर्टेन है तो भी कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट को पता भी चल जाता है अनसर्टेन है तो वो क्या करेगा, रीजंस लिख लेगा अपने कि मैं इस सूट को जो है क्यों ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, रीजन लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अपने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो अपने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद रीजन देने के बाद जो है उस सूट को क्या करेगा, प्रोसीड करेगा फर्दर, और उसकी जो भी डिक्री आएगी ना उस डिक्री को ऐसा माना जाएगा कि वो कोर्ट जो है कॉम्पिटेंट था, ठीक है। Now next, provided that the suit is one with respect to which the court is competent as regard the nature and value of the suit to exercise its jurisdiction. अब यहाँ पे प्रोविजो क्या कह रहा है, जो कोर्ट अपना रीजन रिकॉर्ड करने के बाद जो उस सूट को प्रोसीड कर रहा है और उसको डिस्पोज कर रहा है ना, उसके लिए यहाँ पे क्या कंडीशन दे रखी है कि वो कोर्ट जो है कंपिटेंट होना चाहिए एज रिगार्ड टू द नेचर एंड वैल्यू ऑफ द सूट, है ना, तभी वो जो है अपना जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर सकता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन है ना, दो चीज होनी चाहिए, दो चीज के लिए वो कंपिटेंट होना चाहिए। नाउ द सेकंड वन, where a statement has not been recorded under subsection 1 and an objection is taken before an appellate or revisional court that a decree or order in a suit relating to such property was made by a court not having jurisdiction where the property is situate, appellate or revisional court shall not allow the objection unless in its opinion there was at the time of the institution of the suit no reasonable ground for uncertainty as to the court having jurisdiction with respect thereto and there has been a consequent failure of justice. सब क्लॉज 2 यही कहता है कि अगर सब क्लॉज 1 के अंदर जिस कोर्ट ने उस सूट को ट्राई किया था उसने रीजन नहीं लिखा उसके ट्रायल करने का, अनसर्टेनिटी होने के बाद भी, उसके पास जुरिस्डिक्शन न होने के बाद भी उसने उस केस को जो है
फर्दर प्रोसीड किया और उसमें फाइनल डिसीजन दिया, तो उस केस में जो है पार्टी ऑब्जेक्ट कर सकती है कहाँ पे, अपीलेट और रिविजनल कोर्ट पे, और उनको बोल सकती है कि ये कोर्ट जो था इसके पास जुरिसडिक्शन नहीं था, फिर भी इसने बिना किसी कारण बताए जो है मैटर को डिस्पोज ऑफ किया। इस केस में अब अपीलेट और रिविजनल कोर्ट क्या करेंगे, अपीलेट एंड रिविजनल कोर्ट देखेंगे, अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे कि क्या सही में उस कोर्ट को नहीं पता था अनसर्टेनिटी के बारे में, या फिर उस अनसर्टेनिटी के कारण जो है कोई फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है। ठीक है, अगर ये दो चीज़ें हैं तो कोर्ट जो है क्या करेगी, उनके ऑब्जेक्शंस को अलाउ कर देगी। ठीक है, अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि इंस्टीट्यूशन के वक्त उनको नहीं पता था अनसर्टेनिटी के बारे में, तो वो अलाउ करेगी, और साथ ही में उसको लगा कि इस अनसर्टेनिटी के कारण जो है फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, तो फिर कोर्ट जो है उस पार्टी के ऑब्जेक्शन को अलाउ कर देगी, अदरवाइज जो है पार्टी उनके ऑब्जेक्शंस को अलाउ नहीं करेगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट सेक्शन 19। अभी तक हमने सेक्शन 16 से 18 तक क्या पढ़ा, 16 से 18 तक हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी के केसेस पढ़े कि कब कब इमूवेबल प्रॉपर्टी में कहाँ कहाँ पे हम सूट को फाइल कर सकते हैं। अब जो सेक्शन 19 है ना, ये बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी की। ठीक है, पहले ही अपन क्लियर हो जाते हैं ताकि अपन को कंफ्यूजन ना रहे। 16 से 18 टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन विद रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, नाउ सेक्शन 19 टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन विद रिस्पेक्ट टू मूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर? Where a suit is for compensation for wrong done to the person or to movable property, if the wrong was done with the local limits of the jurisdiction of one court and the defendant resides or carries on business or personally works for gain within the local limits of the jurisdiction of another court, the suit may be instituted at the option of the plaintiff in either of the said courts. ठीक है, तो सेक्शन 19 के अंदर जो है प्लेंटिफ के पास ऑप्शन है। ठीक है, प्लेंटिफ के पास ऑप्शन है कि वो सूट कहाँ फाइल करेगा, या तो वहाँ पे जहाँ पे उसके साथ रॉन्ग कमिट हुआ है, ठीक है, या फिर जहाँ पे डिफेंडेंट रिसाइड करता है, कैरीज ऑन बिजनेस या पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। ठीक है, दोनों में से उसके पास ऑप्शन है, वो जहाँ चाहे वहाँ पे सूट को फाइल कर सकता है। क्लियर हो गया? सेक्शन 19 सिंपल सी बात कहता है। अब इसके इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन ए रिसाइडिंग इन दिल्ली बीट्स बी इन कैलकट्टा, बी में स्यू ए इधर इन कैलकट्टा और इन दिल्ली। ठीक है, ए जो है वो कहाँ रहता है, दिल्ली के अंदर रहता है, और वो क्या करता है, बी को मार देता है। ठीक है, बी को मारता कहाँ पे, कैलकट्टा के अंदर। अब ये बी की चॉइस है। ठीक है, अब यहाँ पे बी सूट कौन लेके आएगा, बी लेके आएगा ना, क्योंकि ए ने बी को मारा है। तो अब यहाँ पे बी की चॉइस है कि वो सूट कहाँ फाइल करना चाहता है, या तो वो कैलकट्टा के अंदर फाइल कर सकता है, या फिर वो दिल्ली के अंदर कर सकता है। कैलकट्टा वहाँ पे जहाँ पे उसे मारा, दिल्ली वहाँ पे जहाँ पे डिफेंडेंट रिसाइड करता है। क्लियर हो गया? बी, ए रिसाइडिंग इन दिल्ली पब्लिशेस इन कैलकट्टा स्टेटमेंट्स डिफेमेटरी ऑफ बी, बी में स्यू ए इधर इन कैलकट्टा और इन दिल्ली। सेम ए जो है वो क्या करता है, बी के अगेंस्ट जो है डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स को जो क्या करता है, पब्लिश करा देता है। ठीक है, ए जो है कहाँ रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, बी जो है कैलकट्टा में रह रहा है। अब बी के पास ऑप्शन है, वो दिल्ली में भी कर सकता है और कैलकट्टा में भी कर सकता है, जहाँ पे उसके साथ रॉन्ग कमिट हुआ या जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है। क्लियर हो गया सेक्शन 19? नाउ नेक्स्ट सेक्शन 20, अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट्स रिसाइड और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज। अब ये सेक्शन 20 है ना, ये कह रहा है अब जो भी चीज़ें बच गई, जो चीज़ें सेक्शन 16 से सेक्शन 18 और 19 के अंदर कवर नहीं हुई है, वो सेक्शन 20 के अंदर आ जाएगी। ठीक है, सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहा है सेक्शन 20। ये क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस अफोरसेड एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन A, the defendant or each of the defendant where there are more than one at the time of commencement of suit actually and voluntarily reside or carries on business or personally works for gain। ये डिफेंडेंट के केस में कह रहा है, अगर प्लेंटिफ को सूट फाइल करना है ना डिफेंडेंट के अगेंस्ट, तो कहाँ कहाँ कर सकता है। पहला, जहाँ पे वो रह रहा है, या फिर जो है वो अपना बिजनेस कैरी करता है, या फिर पर्सनल वर्क के लिए रह रहा है, तो आप वहाँ पे सूट फाइल कर दो डिफेंडेंट के अगेंस्ट। सेकंड, any of the defendant where there are more than one at the time of commencement of suit actually and voluntarily reside or carries or personally work for gain, provided that in such case either the leave of the court is given or the defendant who do not reside or carry on business or personally works for gain as aforesaid acquiescence in such institution। तो सब क्लॉज बी क्या कह रहा है, जहाँ पे एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है और वो जो डिफेंडेंट है ना वो अलग अलग जगह पे, मतलब एक साथ काम नहीं कर रहे, एक जगह रिसाइड नहीं कर रहे, उनमें से कुछ जो है साथ में है, कुछ कहीं और है, तो उस केस में क्या होगा, पहले तो हमें कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, और सेकंड चीज़ क्या करनी पड़ेगी, जितने भी डिफेंडेंट है ना जिनके अगेंस्ट आप सूट फाइल कर रहे हो, उन सब ने सहमति दे दी हो कि ठीक है हमारा सूट जो है आप इस जगह फाइल कर दो, हम यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे। उस केस में जो है आप सूट को फाइल कर सकते हो। नाउ सी द कॉज
कॉज ऑफ एक्शन होली और इन पार्ट अराइजेज, तो जो कॉज ऑफ एक्शन जो अराइज हो रहा है जिसके बेसिस पे हम सूट लेके आ रहे हैं ना, वो जहाँ पे या तो होली अराइज हुआ है या फिर पार्ट में भी हुआ है, तो दोनों जगह पे आप सूट फाइल कर सकते हो डिफेंडेंट के अगेंस्ट. नाउ एक्सप्लेनेशन. अ कॉर्पोरेशन शैल बी डीम टू कैरी ऑन बिजनेस एज इट्स सोल और प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉज ऑफ एक्शन अराइजिंग एट एनी प्लेस वेयर इट हैज़ ऑल्सो अ सबॉर्डिनेट ऑफिस एट सच प्लेस. तो अगर कॉर्पोरेशन की बात आई तो हम कहाँ पे सूट फाइल करेंगे, या तो उसके प्रिंसिपल ऑफिस पे करेंगे या फिर जो है उसका कोई सबॉर्डिनेट ऑफिस है तो वहाँ कर सकते हैं. हम दोनों जगह में से कहीं पे भी जो है सूट फाइल कर सकते हैं. क्लियर. अब सेक्शन 20 का इलस्ट्रेशन देखते हैं. ए इज अ ट्रेड्समैन इन कैलकटा, बी कैरीज ऑन बिजनेस इन दिल्ली. तो ए जो है वो क्या है, ट्रेडमैन है और कैलकटा के अंदर है, और बी जो है अपना बिजनेस कहाँ पे कैरी करता है, दिल्ली के अंदर. B by his agent in Calcutta buys goods of A and requests A to deliver them to the East Indian Railway Company. A delivers the goods accordingly in Calcutta. तो B जो है क्या करता है, उसके एजेंट को कहता है, उसका एजेंट कहाँ है, कैलकटा के अंदर है, और उसको कहता है और उसको कह के A को रिक्वेस्ट करता है कि आप जो है गुड्स डिलीवर कर दो कहाँ पे, ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी पे. और A जो है क्या कर देता है, गुड्स को डिलीवर कर देता है उसके एजेंट ने जैसा कहा होता है वहाँ पे कैलकटा में. अब A जो है वो क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है B को फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स ईदर इन कैलकटा वेयर द कॉज ऑफ एक्शन हैज अराइजन और इन दिल्ली वेयर B कैरीज ऑन द बिजनेस. ठीक है, ए के पास ऑप्शन है, या तो बी जहाँ पे एक्चुअल में रह रहा है, बी कहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है, वहाँ पे सूट फाइल कर देगा, या फिर जहाँ पे उसका एजेंट रह रहा था ना कैलकटा में, जहाँ पे एक्चुअली गुड्स डिलीवर हुए थे, है ना, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन एक्चुअली अराइज हुआ था, तो ए जो है कहाँ कैलकटा में भी सूट को कहाँ क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है. क्लियर हो गया सेक्शन 20. नाउ द नेक्स्ट सेक्शन 21, ऑब्जेक्शंस टू जुरिस्डिक्शन. फर्स्ट आता है, नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग शैल बी अलाउड बाय एनी अपीलेट और रिविजनल कोर्ट अनलेस सच ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी एंड इन ऑल केस वेयर इशूज आर सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट एंड अनलेस देयर हैज बीन अ कंसिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस. तो अब जो है पार्टी अगर ऑब्जेक्शन कर रही है प्लेस ऑफ सुइंग को लेके और कह रही है कि इस कोर्ट के पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं था इस केस को ट्राई करने का, ठीक है, उस केस में क्या होगा, अपीलेट और रिविजनल कोर्ट जो है उनके ऑब्जेक्शंस को अलाउ नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस वो ऑब्जेक्शंस जो हैं क्या कर दिए गए, फर्स्ट इंस्टेंस में ही ले लिए गए थे, मतलब उस कोर्ट में ले लिए गए थे जो कोर्ट उसको ट्राई कर रहा था. ठीक है, सेकंड क्या है, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे लिया था, जैसे ही पार्टी को पता चला कि ये कोर्ट जो है इसके पास डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन है, उस केस में उसने क्या किया था, सबसे पहले ऑब्जेक्शन रेज किया था, फिर भी जो है उसके ऑब्जेक्शन को निगलेक्ट कर दिया गया था. उस केस में जो है आपके ऑब्जेक्शंस को यहाँ पे अपीलेट और रिविजनल कोर्ट क्या करेगा, अलाउ कर देगा. ठीक है, थर्ड पॉइंट कह रहा है, अगर अपीलेट एंड रिविजनल कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि उस प्लेस ऑफ सुइंग के ऑब्जेक्शन के कारण जो है क्या हो रहा है, फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है. ठीक है, अगर इस मैटर के कारण जो है जस्टिस नहीं मिल पा रहा है पार्टी को, तो उस केस में जो है वो क्या करेगी, इसके ऑब्जेक्शंस को अलाउ करेगी. अदरवाइज जुरिस्डिक्शन के ऑब्जेक्शंस को जो है अपीलेट एंड रिविजनल कोर्ट अलाउ नहीं करेगी. क्लियर हो गया सेक्शन 21. नाउ नेक्स्ट इसका सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं. अभी हमने इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, नो ऑब्जेक्शन एज टू द कंपिटेंस ऑफ ए कोर्ट विद रेफरेंस टू द पेक्यूनरी लिमिट्स ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन शैल बी अलाउड बाय एनी अपीलेट एंड रिविजनल कोर्ट अनलेस सच ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी एंड इन ऑल केसेस वेयर इशूज आर सेटल्ड बिफोर सच सेटलमेंट एंड अनलेस देयर हैज बीन अ कंसिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस. तो सेकंड कह रहा है कंपिटेंसी ऑफ कोर्ट को लेके कह रहा है. ठीक है, पेक्यूनरी लिमिट्स के केस में कह रहा है. फर्स्ट तो किसके बारे में कह रहा था, पहला तो कह रहा था प्लेस ऑफ सुइंग को लेके. ठीक है, जिस प्लेस पे आपने जिस कोर्ट के अंदर आप केस लेके गए हो ना, वो कंपिटेंट नहीं. अब यहाँ क्या कह रहा है सेकंड, ये जो कोर्ट है पेक्यूनरी लिमिट्स के केस में इस कोर्ट की कंपिटेंसी नहीं है. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अपीलेट एंड रिविजनल कोर्ट जो है इसके ऑब्जेक्शंस को अलाउ नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस सेम वही तीन चीज़ें, अगर उसको लग रहा है कि फर्स्ट इंस्टेंस में उन्होंने इस इशू को रेज किया है, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे किया है, मतलब एज सुन एज उनको पता चला और उन्होंने इसका ऑब्जेक्शन किया है, या फिर थर्ड जो है इसके कारण जो क्या हो रहा है, फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, तो जो है कोर्ट अलाउ कर देगा ऑब्जेक्शन को, अदरवाइज नहीं करेगा. ओके, फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग. सेकंड में हमने पढ़ा ऑब्जेक्शन एज टू पेक्यूनरी लिमिट्स. क्लियर. नाउ थर्ड पॉइंट,
No objection as to the competence of the executing court with reference to the local limits of its jurisdiction shall be allowed by any appellate and revisional court unless such objection was taken in the executing court at earliest possible opportunity and unless there has been a consequent failure of justice. अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की कंपटेंसी के रिगार्डिंग में जो है क्या हो रहा है, ऑब्जेक्शन हो रहा है अपीलेट और रिविजनल कोर्ट में, ठीक है। तो अपीलेट एंड रिविजनल कोर्ट इस ऑब्जेक्शन को तब तक अलाउ नहीं करेंगे जब तक कि वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि ये ऑब्जेक्शन जो था ना अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में किया गया था एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के अंदर, मतलब जैसे ही पार्टी को पता चला था उन्होंने ये ऑब्जेक्शन रेज किया था। और सेकंड जो है क्या हो रहा है, इसके कारण जो है फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, ठीक है। तो इन दो केसेस में जो है वो क्या कर सकती है, अलाउ कर सकती है इनके ऑब्जेक्शंस को। नाउ सेक्शन 21 के अंदर हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 21 जो है तीन चीज़ें की बात करता है, तीन ऑब्जेक्शन है इसके। पहला ऑब्जेक्शन है इसका प्लेस ऑफ सुइंग के रिगार्डिंग में, सेकंड जो है पेक्यूनरी लिमिट्स के रिगार्डिंग में, एंड थर्ड जो है आपका एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के रिगार्डिंग में। क्लियर हो गया होगा आपको सेक्शन 21। अब इसका केस लॉ देखते हैं। Hiralal versus Kalinath, where the suit which ought to have been filed in an Agra court was filed in Bombay High Court with the leave of the court. It was held that the objection to such jurisdiction falls within section 21. तो यहाँ पे जो है सूट कहाँ फाइल होना चाहिए था, एक्चुअल में तो आगरा के अंदर होना चाहिए, पर फाइल कहाँ हो गया, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन ये फाइल कैसे हुआ, कोर्ट की परमिशन के साथ ही फाइल हुआ है ये सूट। अब क्या हुआ ना, ये जो ऑब्जेक्शन है, अगर सामने वाली पार्टी इसको ऑब्जेक्ट करना चाहती है जुरिस्डिक्शन को लेके, तो वो कहाँ जाएगी, वो सेक्शन 21 के अंदर जाके क्या कर सकती है, अपने ऑब्जेक्शंस को रेज कर सकती है। क्लियर हुआ। नाउ इलस्ट्रेशन। A files a suit against B to recover possession of a house. He values his claim in the plaint at rupees 8,000. The suit is filed in court C, which has jurisdiction to try suits of a value up to 10,000. The market value of the house is 12,000, but B does not object to the jurisdiction of the court. The decree is passed in favor of A. In the appellate court, B cannot take the objection about the pecuniary jurisdiction of court C. अब इस इलस्ट्रेशन के थ्रू ना आपको ये पूरा सेक्शन 21 समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए जो है क्या कर रहा है, बी के अगेंस्ट सूट फाइल कर रहा है और बी को कह रहा है कि मुझे अपने हाउस का पोजेशन चाहिए, ठीक है। अब इसने बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया और ए ने जो है अपनी प्लेंट जो होती है ना उसके अंदर इस हाउस की वैल्यू कितनी लिखी, 8,000 रुपये लिखी, ठीक है। इसको जब इसकी वैल्यूएशन की तो इसने अपने प्लेंट में लिखी कि मेरे घर की कीमत कितनी, 8,000 रुपये, और उसने जो है कोर्ट में फाइल कर दिया और उस कोर्ट का नाम है सी, ठीक है। अब ये जो सी कोर्ट था ना, जिस कोर्ट के अंदर ए ने जो है प्लेंट फाइल की, ये कहाँ तक के मैटर ले सकता है, ये 10,000 तक के मैटर को सुन सकता है, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 8,000 रुपये, ठीक है। लेकिन जो मार्केट वैल्यू है ना इस घर की जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, 12,000 रुपये, ठीक है। अब जो बी जो है ना वो कुछ भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं करता, ठीक है। वो उसको ऑब्जेक्शन क्या रेज करना चाहिए था कि भैया इसकी मार्केट वैल्यू 12,000 रुपये है, ठीक है। आपने 8,000 रुपये वैल्यूएट किए आपके प्लेंट में, प्लस जो ये कोर्ट है ये 10,000 तक के मैटर ही ले सकता है, तो इस कोर्ट का तो यहाँ जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 12,000 रुपये। तो अपर वाला कोर्ट लेगा ना, आप तो 10,000 तक ही रुक चुके हो ना, आपकी तो लिमिट खत्म हो चुकी है। लेकिन बी ने जो है क्या किया, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया सी के जुरिस्डिक्शन को लेके, ठीक है। अब क्या हुआ ना, उसने ऑब्जेक्शन किया ही नहीं। अब डिक्री जो है किसके फेवर में चली गई, ए के फेवर में चली गई, ए को जो है उसके हाउस का पोजेशन मिल गया। अब यहाँ पे बी जो है ये इसको पता चलता है, अब इसकी नींद उड़ती है, पता नहीं क्या होता है। अब ये जो है अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट में जाके क्या करता है, ऑब्जेक्शन रेज करता है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के केस में कि भैया सी का जो है पेक्यूनरी लिमिट्स के अंदर ये तो था ही नहीं, ये तो 10,000 तक का ही मैटर सॉल्व ले सकता है, ये तो 12,000 का है। तो अब यहाँ पे जो है इसके ऑब्जेक्शन को नहीं लिया जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको सेक्शन 21 इस इलस्ट्रेशन के थ्रू भी और ये केस लॉ के थ्रू भी। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है सेक्शन 21A, बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिक्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग। No suit shall lie challenging the validity of a decree passed in a former suit between the same party, between the parties under whom they or any of them claim, litigating under the same title on any ground based on an objection as to the place of suing. तो एज पर सेक्शन 21 जहाँ कहीं पे किसी सूट के अंदर जो है डिक्री पास हो चुकी है, उसके बाद आप एक नया सूट नहीं लेके आ सकते और ये नहीं कह सकते कि ये जो डिक्री पास हुई है ना इसमें जो है प्लेस ऑफ सुइंग के रिगार्डिंग जो क्या है
ऑब्जेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे डिफेक्ट है, यहाँ पे इस कोर्ट के पास जो था कंपिटेंट जुरिसडिक्शन नहीं था, फिर भी इस कोर्ट ने जो है इस केस को ट्राई किया, डिस्पोज किया और इस पर डिक्री पास की है, ठीक है। आप ऐसा कोई भी नया सूट लाके ऐसा कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे फॉर्मर सूट यूज हुआ है, क्योंकि अब जो पार्टी क्या कर रही है, उस ऑब्जेक्शन के बेसिस पे एक नया सूट कोर्ट के सामने लेके आ रही है, इसलिए वो जो नया सूट लेके आ रही है ना, उस पे यहाँ पे बार है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा है बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिक्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग। ऐसा कोई सा भी सूट आप लेके आ रहे हो जो कि क्या कर रहा है, उस डिक्री को सेट असाइड कर रहा है ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग, तो वो सूट क्या होगा, अपने आप में बार है अंडर सेक्शन 21A। उसके आप जो है कोई भी नया सूट नहीं लेके आ सकते हो। क्लियर? नाउ एक्सप्लेनेशन। द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट मीन्स अ सूट विच हैज बीन डिसाइडेड प्रायर टू द डिसीजन इन द सूट इन विच द वैलिडिटी ऑफ डिक्री इज क्वेश्चन whether or not the previously decided suit was instituted prior to the suit in which the validity of such decree is questioned। वही फॉर्मर सूट क्या हो गया, जिसके अंदर की डिक्री जो है डिसाइडेड हो चुकी है और आप एक सूट लेके आए हो, अब फिर से एक नया सूट जिसके अंदर आप उस डिक्री की वैलिडिटी को क्वेश्चन कर रहे हो, उसको हम कहते हैं फॉर्मर सूट। क्लियर हुआ? तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई सेक्शन नहीं समझ में आया, इसका कोई प्रोविजन नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं। एंड येस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।